हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपको प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर है उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं हमारा लेना, तो आपको वेदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आप इस कोर्स को कम्प्लीटली परचेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको ये फ्री सीरीज़ देखने को मिल रही है। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप। तो चलते हैं आगे, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग अभी फिज़िकल साइंस का अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो कि है साउंड्स, जिसको हम हिंदी में ध्वनि भी कहते हैं। देखिए, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी, हम हमेशा ही करते हैं। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ अगर, तो मैं अपने मुंह से एक वॉइस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या आप इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो अलग अलग जगह पे आपने देखी होगी। जैसे आपके डेली लाइफ में जो घर में मोटर है, या कोई तरीके का यूटेंसिल है, या अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं, मोबाइल फ़ोन है, हर तरीके की चीज़ एक कुछ ना कुछ प्रकार की साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो वो साउंड हमें सुनाई में किस वजह से आती है, उस चीज़ को यहाँ पर हम समझेंगे कि हर तरीके का जो भी उपकरण है या कोई भी वस्तु है, उसमें से जो अगर ध्वनि आती है तो ध्वनि हमारे कानों तक किस तरीके से पहुँचती है, या उसका नेचर किस तरीके का होता है, ये इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं। तो बेसिकली जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसका रीज़न क्या होता है। देखिए, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली है, मान लीजिए ये एक तरीके का टोंग है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। कोई इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मैं कंपन पैदा कर सकता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये स्केल है, मैंने एक टेबल के कोने पे एक स्केल लगा दिया और उस स्केल को मैंने पुश करके छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से ऊपर और नीचे क्या करेगा, कंपन करेगा, वाइब्रेट करेगा, ऊपर और नीचे इस तरीके से वाइब्रेट करेगा और किसी तरीके की एक आवाज़ निकालेगा। ठीक है, या फिर मैं जैसे आपको एक टोंग कह रहा था, ऐसे दो भुजा का एक उपकरण है। इस उपकरण पे मैं हल्के से टच करता हूँ या इस पर किसी चीज़ को स्ट्राइक करता हूँ, तो क्या होता है, ये हल्के से ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करता है और ये एक ध्वनि को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि एक म्यूज़िक की तरह आपको सुनाई में आएगा। राइट, तो वो जो आपको आवाज़, जो आपको साउंड, जो ध्वनि सुनाई में आ रही है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये होता है, जब कोई चीज़ अपनी जगह से विस्थापित होती है, डिस्प्लेस होती है, उसमें हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो अपनी मूल जो जगह है वहाँ से हिलती है, तो अपने आसपास के जो कण होते हैं उन कणों को वो अपनी जगह से विस्थापित कर देती है। जिन कणों के अपनी जगह से विस्थापित होने की वजह से हमारे कानों तक वो साउंड, वो ध्वनि पहुंच पाती है। अब ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो जाननी जरूरी है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, किसी माध्यम का होना आवश्यक है। तो ध्वनि का संचरण या ध्वनि का, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं प्रोपोगेशन। संचारण का मतलब क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कैसे होना चाहिए, ध्वनि का संचारण होने के लिए किसी ना किसी माध्यम को हम इंग्लिश में लिखेंगे मीडियम का होना अति आवश्यक है। अगर माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचारण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि ध्वनि किस तरीके की तरंग है। तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक हैं। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। किस तरीके की है, मैकेनिकल है। तो क्योंकि इनको किसी फिजिकल या मैकेनिकल मीडियम का होना ज़रूरी है। मैकेनिकल मीडियम कैसा भी हो सकता है। मैकेनिकल मीडियम हमारा हवा भी हो सकती है, मैकेनिकल मीडियम कोई लिक्विड या पानी भी हो सकता है, मैकेनिकल मीडियम कोई ठोस पदार्थ भी हो सकता है,
ठीक है। तो इस तरीके के मीडियम की हमें रिक्वायरमेंट रहती है जिसकी वजह से ध्वनि को आसानी से सुना जा सकता है। अन्यथा अगर किसी प्रकार का माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि का संचारण नहीं होगा, प्रोपोगेशन नहीं होगा और हमें जो साउंड है वो सुनाई में नहीं आएगा। ठीक है। इस चीज़ का जो ऑब्जर्वेशन है वो किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए जो हम चीज़ कर सकते हैं कि एक हमने बॉक्स लिया, इस बॉक्स को हमने एयर टाइट कर दिया, इसको प्रॉपरली बंद कर दिया, इसके प्रॉपर ऊपर से हमने एक ढक्कन लगा दिया और यहाँ पर हमने ध्वनि को प्रोड्यूस करने के लिए एक टोंग रखा हुआ है। इस टोंग मतलब एक कांटा जैसा है, इस कांटे को मैं वाइब्रेट करता हूँ। जब इसके अंदर हवा है तो उस समय तो मेरे को इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि सुनाई में आएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए मैंने एक पंप लगा रखा है, वैक्यूम पंप जिसे कहते हैं। ठीक है। जो कि किसी भी तरीके की जितनी भी इसके अंदर हवा है उसको बाहर कर देगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर किसी भी प्रकार की हवा नहीं होगी और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो ये वैक्यूम अगर रहता है, अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इसमें तरंग पैदा करूँ तो किसी प्रकार की साउंड आपको सुनाई में नहीं आएगी, किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई में नहीं आएगी। तो इससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो जाती है इस एक्सपेरिमेंट से कि ध्वनि को संचरण होने के लिए, प्रोपोगेशन होने के लिए क्या चाहिए, किसकी रिक्वायरमेंट है, माध्यम की रिक्वायरमेंट है। तो कोई ना कोई एक माध्यम होना ज़रूरी है। तो अब आगे हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ध्वनि का संचारण किस तरीके से होता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि मैंने यहाँ पर एक ये टोंग रखा है। अब इस टोंग को मैंने वाइब्रेट किया, ये टोंग अपनी जगह से थोड़ा सा हिला। ठीक है। इस तरीके से मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये अपनी जगह पर वाइब्रेट हुआ। ये जब अपनी जगह से इधर को हिला होगा तो इसने अपने आसपास के कणों को क्या किया होगा, अपनी जगह से विस्थापित किया होगा, है ना। तो ये कण अगर पहले इतनी इतनी दूरी पे थे, ठीक है, अब क्या होता है, विस्थापन होता है, हर कण का विस्थापन होता चले जाता है और एक कण दूसरे कण को दूसरी तरफ विस्थापित करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इस वाले कण ने क्या किया, अपने आगे वाले कण पे जितना वाइब्रेशन इसे मिला, अपनी मूल अवस्था से जितना आगे विस्थापित हुआ उतना ही इसने आगे वाले जो कण है उसको विस्थापित किया और अपना ये अपनी मूल अवस्था में आ गया, अपनी मेन जगह पे आ गया। तो इस तरीके से ये वाला जो इनिशियल प्रारंभिक विस्थापन था वो विस्थापन इस तरीके से कण से कण आगे की ओर बढ़ता चले जाएगा। मतलब पहले इस वाली लाइन पे आएगा, फिर अगले वाले सेट पे आएगा, फिर अगले वाले, ऐसे करते करते ये आगे की तरफ चलते चले जाएगा। जब ये आगे की तरफ चलते चले जाएगा तो मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं, ये हमारा कान है, तो यहाँ तक ये ध्वनि हमारे कानों तक पहुँचेगी। हम भी जब बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो उसके मुख से निकली हुई जो भी ध्वनि है वो तरंग के फॉर्म में इस तरीके से आगे को बढ़ती है। ठीक है। तरंगों के फॉर्म में आगे को बढ़ती है, जो उसके जस्ट इमीडिएट मुख के पास वाले जितने कण होते हैं उनको विस्थापित करती है। ऐसे करते करते सारे कण एक दूसरे को विस्थापित करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये मतलब जो वेव है, ये जो तरंग है, ये आगे को चली जाती है। कण अपनी जगह पे ही रहते हैं, बस वो अगले वाले अपने सब्सिक्वेंट, अपने जस्ट अगले वाले कण पे क्या करते हैं, विस्थापन दे देते हैं, मतलब उस तरंग को आगे भेज देते हैं। ऐसे तरंग आगे जाते जाते जहाँ पर ये ध्वनि सुननी जानी है वहाँ पर सुनी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ध्वनि का संचरण होता है और इसे एक माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है। यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। ठीक है। ये ठोस पदार्थ, एक तरल पदार्थ, यह गैसीय पदार्थ भी हो सकता है। ये तीनों माध्यम अगर होंगे तो ध्वनि का संचरण होगा, अगर ये नहीं होंगे, इनमें से कोई भी नहीं होगा तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे एक और चीज़ समझ लेते हैं अगले हमारे टॉपिक में। तो दोस्तों अभी ये लास्ट टॉपिक आज का, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है। कि जो हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं, जो हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं, किस तरीके की वेव्स होती हैं, है ना। तो ट्रांसफर्स भी होती हैं कुछ वेव्स, लेकिन यहाँ पर जो हमारी वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ठीक है। इनका जो संचरण है उसी से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस तरीके की तरंगे हैं। तो हिंदी में हम इसको अनुदैर्ध्य हम कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, जो कि किस तरीके से चलती हैं, जिस दिशा में
संचरण हो रहा है, अगर उसी दिशा में हमारी तरंगे चलती हैं, ठीक है, उनका विस्थापन होता है, उसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस तरीके की तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इसको समझने के लिए जो मैंने अभी पहले आपको एग्जाम्पल अभी बताया था, उसी एग्जाम्पल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपने किसी वस्तु से कंपन पैदा करी तो उसके पास वाले एरिया में किस तरीके से कंपन होगी, ये कंपन इस तरीके से चलेगी। ये कुछ पहले कंपन यहाँ पर आई, फिर थोड़े आगे तक शिफ्ट होगी इस तरीके से, फिर यहाँ पर ये कंपन पहुँच गई। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पे हम देखेंगे जो कण है उनका घनत्व क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कुछ लॉट्स में, जैसे यहाँ पर मैंने कैसा दिखाया है कि जो लॉट है उस लॉट का मतलब इतना जो साइज़ है, इस साइज़ में जो क्या है, कणों की घनत्व बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ बढ़ी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ बढ़ी, फिर यहाँ बढ़ी। तो ऐसे में क्या हो रहा है, जो तरंग है वो कैसे आगे बढ़ी है, ऐसे ऐसे करके आगे जा रही है ना। तो ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया है। तरंग किस तरीके से जा रही है, अनुदैर्ध्य। जिस दिशा में आवाज़ जा रही है, प्रोपोगेशन ऑफ संचरण, इसका प्रोपोगेशन ऑफ साउंड हो रहा है, ध्वनि का संचरण हो रहा है, उसी दिशा में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन भी हो रहा है। जो कंपन है वो उसी दिशा में ही हो रही है। जैसे हम देख पा रहे हैं जो कंपन है वो इस दिशा में इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो इसी दिशा में हमारा क्या हो रहा है, हमारा ध्वनि का संचरण भी हो रहा है। तो अगर डायरेक्शन, अगर कंपन इस तरीके से होती, इससे क्या होती, लंबवत होती। जैसे हमारी और तरीके की हम वेव जब समझेंगे अदर मैकेनिकल वेव में, तो हम यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर इस तरीके से मोशन अगर हो रहा है, कंपन इस तरीके से हो रहा है, तो उसको अनुदैर्ध्य नहीं करके हमारा ट्रांसवर्स वेव हो जाती हैं वो, है ना। यहाँ पर ये अनुदैर्ध्य वेव है या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जो कि इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर बस हमें इतना, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था किस तरीके से इन वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं, क्या इसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे यही रीज़न है कि जिस दिशा में संचरण है उसी दिशा में कंपन होते हुए वेव आगे को बढ़ रही है, उसका प्रोपोगेशन उसी डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आज क्लियर हुआ होगा कि जो नेचर ऑफ साउंड, साउंड क्या चीज़ है, ध्वनि क्या चीज़ है, किस तरीके से उत्पन्न होती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है, इसका संचरण होता है, और ये किस तरीके की तरंग है। अगर इसको हम तरंग के रूप में देखते हैं तो इसको किस तरीके की तरंग है। आप इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल अपना डेली लाइफ में और ले सकते हैं, जो कि कोई स्प्रिंग है। अगर आपने अब पहले के टाइम पे जो खेलने वाला स्प्रिंग आता था, जिसको आप अपने अलग अलग जगह जो जहाँ मेले लगते थे वहाँ से भी लेते थे, इस स्प्रिंग में आपने यहाँ पर अगर हल्का सा झटका दिया तो वो जो वेव होती थी, उससे जो तरंग उत्पन्न होती थी, वो हल्के हल्के करके क्या होती थी, आपको आगे लहर के रूप में आगे जाते हुए दिखती थी। इस तरीके के संचरण को, इस तरीके के प्रोपोगेशन को हम अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ऐसी तरंग को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्यों ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब हम अगले लेक्चर में जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और अदर टॉपिक्स जो हमारे साउंड से रिलेटेड है उनको करेंगे, और अगर कोई न्यूमेरिकल रहेगा तो उसको भी देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखते रहिए आप वेदाशी लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल।